विज्ञान के इतिहास में कुछ सवाल इतने बड़े होते हैं कि वो सदियों तक सबसे तेज दिमागों को भी उलझाए रखते हैं। और शायद इन सब में सबसे बड़ा सवाल था कि ये रोशनी, ये प्रकाश आखिर है क्या। तो आज की कहानी इसी सवाल के जवाब की है। एक लंबी जंग की कहानी, दो सिद्धांतों के बीच, सिर्फ ये समझने के लिए कि प्रकाश की असली पहचान क्या है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये सवाल कोई मामूली एकेडमिक पहेली नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब हमारे पूरे ब्रह्मांड को देखने का नजरिया बदलने वाला था। क्या प्रकाश छोटे-छोटे कणों की बौछार है या फिर पानी की लहरों की तरह फैलता है? यही वो सवाल था जिसने सबको बांट रखा था। तो इस जंग के मैदान में एक तरफ खड़े थे महान सर आइजैक न्यूटन। उनका कहना था कि प्रकाश छोटे-छोटे कणों यानी कॉर्पस्कल से बना है। और दूसरी तरफ क्रिस्टियन हाइजेंस। उनका मानना था कि नहीं, प्रकाश तो एक तरंग है, एक वेव। अब जाहिर है न्यूटन का नाम इतना बड़ा था कि लगभग 2 सदियों तक सबने उनकी ही बात मानी। उनका कणिका सिद्धांत ही राज करता रहा। लेकिन हाइगेंस का जो आइडिया था ना, वो सच में रेवोल्यूशनरी था। तो चलिए, इसे समझने के लिए सीधे उनके सिद्धांत के दिल में उतरते हैं, जिसे हम जानते हैं हाइगेंस के सिद्धांत के नाम से। यह है क्रिस्टियन हाइगेंस। बात है 1678 की, जब उन्होंने एक ऐसा आइडिया दुनिया के सामने रखा जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे था। उन्होंने तरंगों को यानी वेव्स को देखने का एक बिल्कुल नया, एक ज्योमेट्रिकल तरीका बताया। अच्छा, तो इस सिद्धांत को समझने के लिए ना एक शब्द पकड़ना जरूरी है, तरंगाग्र, या इंग्लिश में कहें तो वेव फ्रंट। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने एक शांत तालाब में एक पत्थर फेंका। क्या होता है? गोल गोल लहरें फैलने लगती हैं, है ना? अब उस लहर के घेरे पर जितने भी पॉइंट हैं वो सब एक साथ ऊपर नीचे हो रहे हैं। बस उसी घेरे को हम एक तरंगाग्र कहते हैं। तो हाइगेंस का कहना था कि अगर हमें अभी का वेव फ्रंट पता है तो हम ये भी बता सकते हैं कि अगला वेव फ्रंट कैसा दिखेगा। कैसे? बहुत आसान है। स्टेप 1, सोचिए कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नई छोटी सी लहर पैदा कर रहा है। स्टेप 2, अब इन छोटी छोटी नई लहरों को, जिन्हें वेवलेट्स कहते हैं, आगे बढ़ने दीजिए। और स्टेप 3, बस इन सारी वेवलेट्स को छूते हुए एक बाहरी लाइन खींच दीजिए और लीजिए, आपको अगला वेव फ्रंट मिल गया। सुनने में सिंपल लगता है, पर यह आइडिया बहुत पावरफुल था। ठीक है, थ्योरी तो बड़ी अच्छी लग रही थी, पर अब वक्त था असली टेस्ट का। क्या ये नया वेव वाला सिद्धांत लाइट की जानी पहचानी चीजों को समझा सकता था, जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यानी परावर्तन और अपवर्तन? बस यही वो मैदान था जहां इन दोनों सिद्धांतों की असली टक्कर होनी थी। और जवाब मिला, हाँ, बिल्कुल कर सकता था। हाइगेंस का सिद्धांत सिर्फ इन घटनाओं को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था, बल्कि वो तो स्नेल के नियम जैसे पहले से साबित हो चुके नियमों को भी अपनी थियरी से प्रूव कर रहा था। ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। यहाँ हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। एक सीधा वेव फ्रंट ए बी एक नए मीडियम में जा रहा है। अब हाइगेंस के सिद्धांत के हिसाब से सोचें तो पॉइंट ए से जो वेवलेट्स निकली वो धीमी हो गईं, क्योंकि वो नए मीडियम में है। लेकिन पॉइंट बी वाली अभी भी तेज चल रही है। और जब हम इन नई वेवलेट्स को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है एक नया वेव फ्रंट सीई, जो देखिए मुड़ गया है। यही तो है रिफ्रैक्शन। कितनी खूबसूरती से ये थ्योरी इसे समझा रही है। लेकिन कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ यहीं पर आता है। पता है क्या? न्यूटन का जो पार्टिकल मॉडल था ना, वो भी रिफ्रैक्शन को समझा सकता था। दोनों थ्योरीज काम कर रही थीं, पर एक बहुत जरूरी पॉइंट पर दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट बात कह रही थीं। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे हम असल में नाप सकते थे, टेस्ट कर सकते थे। और वो जरूरी पॉइंट था लाइट की स्पीड का। न्यूटन का मॉडल कहता था कि जब लाइट हवा से पानी जैसे सघन माध्यम में जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और हाइगेंस का मॉडल, वो कहता था कि नहीं, स्पीड कम हो जाती है। अब देखिए, दोनों तो सही नहीं हो सकते हैं ना, कोई एक ही सही था। पर सवाल ये था कि इसे साबित कैसे किया जाए। और बस यहीं से हम अपनी कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। वो एक एक्सपेरिमेंट जो इस सदियों पुरानी बहस पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाने वाला था। पर इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा जानते हैं क्या है? इंतजार। हाइगिन्स ने अपनी थ्योरी दी 1678 में, और उसे टेस्ट करने की टेक्नोलॉजी आई 1850 में। मतलब पूरे 172 साल का फासला। इससे पता चलता है कि विज्ञान को आगे बढ़ने में कभी-कभी कितना सब्र रखना पड़ता है। तो साल 1850 में एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, लियोन फुको। उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया जो आखिरकार उस बड़े सवाल का जवाब दे सकता था।
एक्सपेरिमेंट का मकसद बिल्कुल सीधा और साफ था। बस ये नापना था कि लाइट हवा के मुकाबले पानी में तेज चलती है या धीमी। और जब नतीजा आया तो वो बिल्कुल निर्णायक था। फूको ने साबित कर दिया कि प्रकाश पानी में धीमा हो जाता है। ये न्यूटन के पार्टिकल मॉडल के ताबूत में आखिरी कील जैसा था और हाइगेन्स के वेव मॉडल की एक जबरदस्त जीत। तो बस लगभग 200 साल से चली आ रही बहस खत्म हुई। फैसला आ चुका था। प्रकाश एक तरंग है, एक वेव। हाइगेन्स सही थे। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक बहुत बड़ी पहेली अब भी बाकी थी। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हाइगेन्स की थ्योरी के पास भी नहीं था। देखिए, उस जमाने में सब यही मानते थे कि हर लहर को चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है ना? जैसे आवाज को हवा की या समुद्री लहरों को पानी की। तो फिर ये लाइट सूरज से हम तक इस खाली अंतरिक्ष, इस वैक्यूम से होकर कैसे आ जाती है? ये वेव थ्योरी की सबसे बड़ी कमजोरी थी। एक ऐसा सवाल जिसने सबको परेशान कर रखा था। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब आया फिजिक्स की एक बिल्कुल अलग ही दुनिया से, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, यानी विद्युत और चुंबकत्व से। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने अपने मशहूर समीकरणों से ये दिखाया कि बदलती हुई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को पैदा करती हैं और एक लहर की तरह खाली स्पेस में भी सफर कर सकती हैं। और जब उन्होंने इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड कैलकुलेट की, तो वो निकली ठीक लाइट की स्पीड के बराबर। ये एक जबरदस्त खोज थी। इसका मतलब साफ था, लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइट खुद ही एक सेल्फ सस्टेनिंग, फैलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। तो अब पहेली सुलझ गई। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। केस क्लोज्ड, है ना? खैर, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि जल्द ही एक और अजीब सी चीज सामने आई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस इफेक्ट को वेव थ्योरी समझा ही नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो लाइट कुछ हालातों में फिर से एक पार्टिकल की तरह बर्ताव कर रही थी। तो क्या लाइट एक पार्टिकल है या एक वेव? लाइट की कहानी में एक और भी ज्यादा हैरान करने वाला चैप्टर शुरू होने वाला था, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। पर वो कहानी फिर कभी।